सो हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। तो हम लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट की फायर्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये जो फायर है ये दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, इफेक्ट क्या होता है इनका। सबसे बड़ी बात तो कि जो फॉरेस्ट होते हैं किसी भी जगह पर अतिथि, वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन को सोख लेते हैं। लेकिन अब जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, वो कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स बनते चले जा रहा है। अब श्रेय बुरी बात नहीं है, एक ही तो हमारे पास आसार था पूरी दुनिया में, लंग्स ऑफ द अर्थ, जो कि कार्बन को सोखेगा। अब वो जब खुद सोर्स बन जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इसकी प्रक्रिया क्या निकलेगी, ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि सोच के देखो ज़्यादा, जैसे प्रदन्या आप मान लो कि दारू सिगरेट सब पीते हो, ठीक है। दादाजी आपके बैठ के आपको समझा रहे हैं, मान लो कि घर के या फिर घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग है। अब उसके समझाने थे आप तो समझे नहीं, वो आपके साथ पीना सीख गया, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, वन रॉटन मैंगो स्पॉइल्स दी होल बास्केट। तो जो अमेजन है, अमेजन समझ जाना कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट की जनरली बात हो रही है, वो एक क्रिटिकल कार्बन सिंक है। क्रिटिकल क्यों बोला जा रहा है, मतलब गंभीर तरीके से, अच्छी तरीके से कार्बन सिंक का काम करता है। अच्छा मुझे वो बताओ, कार्बन सिंक पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है, सोख लेता है ना, मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देगा। क्योंकि सीओ, एटमॉस्फेयर में ज्यादातर क्या होना चाहिए, CO2 के O2? O2, ठीक है। करेंटली जो दुनिया है ना, वो लगभग आती थी 40 बिलियन टन्स ऑफ CO2 रिलीज कर रही है एटमॉस्फेयर में हर एक साल, एवरी ईयर, ये याद रखना, ठीक है। और जो अमेजन है ना, उसका कंट्रीब्यूशन इतना है कि 5% जितना एनुअल एमिशन होता है, यानी कि 40 में 5% अगर हम लोग देखें, लगभग 2 बिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर ये एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। लगभग 5%, 7% बदलता रहता है, और अब ये कम होता जा रहा है। यानी कि देख रहे हो, वैसे तो श्रेय इक्वल होना चाहिए, जब इक्वल है नहीं चलो कम से कम कुछ तो था कि कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा था वो, है ना। यानी कि कूड़ा पूरी तरीके से मिट नहीं पा रहा किसी एक जगह से, लेकिन कुछ तो डंप हो रहा है वो कम से कम। लेकिन अब तो जो कूड़े को डंप कर रहा था वो खुद कूड़ा फैलाने लगा। जो फायर है, दे हैव नॉट ओनली टर्न अमेजन इनटू अ टेम्पररी कार्बन सोर्स। अब देख रहे हो, कार्बन सिंक था लेकिन अब कार्बन सिंक से क्या बन गया, कार्बन सोर्स। बट उसकी पोटेंशियल जो है ना, अब कार्बन को लॉक करने की, सिकोड़ने की, वो भी खत्म होती चली जा रही है। एंड इसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग टॉपिक से डेविएट मत होना, कि फायर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट की फायर्स जो कैसे इफेक्ट करती है दुनिया को, कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स बनना। एंड इसी पॉइंट से रिलेट करते हुए अगला पॉइंट हमारा बनता है कि इसकी पोटेंशियल जो थी ना लॉक करने की कार्बन को, वो फ्यूचर में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि कम होती चली जा रही है या फिर बिल्कुल ही नहीं होगी, बिकॉज फॉरेस्ट फायर्स बहुत इंटेंसिफाई होती जा रही है। अब जो रेन फॉरेस्ट है ना, वो अपने पानी को खुद ही रिसाइकल कर देता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। वो वाटर मास वाला फिनोमेना पूरा मैंने आपको बताया जो, है ना, इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, बार बार बारिश होती रहेगी, है ना। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, वहां पर जंगल करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडीज देते जा रहे हैं, और फॉरेस्ट एजेंसीज जो हैं उसकी पावर कम कर दी है, और ये सारा का सारी जो कलंक है, ये ब्राजीलियन प्रेसिडेंट्स की वजह से हुआ है, ये सारा का सारा। इसकी वजह से रेन जो है, बारिश जो है, वो लेस फ्रीक्वेंट हो गई है, तो ड्राई सीजन ज़्यादा एक्सटेंड होता है। अब ड्राई सीजन ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो ये ड्रॉट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बताना ज़रा। बस उसके बाद पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। फॉरेस्ट फायर जो है लगभग 15%, ये याद रखना, सारी की सारी बातें अभी हम अमेजन रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग की कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर जो है वो लगभग 15% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करते हैं, 30% कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस करते हैं, 10% मीथेन एमिशन होता है उनकी वजह से, और 85% होता है ग्लोबल सूट एमिशंस। अच्छा, ये जो ग्लोबल सूट होता है ना, ये सूट भी एक तरीके से ना कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको कभी कंफ्यूज मत करना कि ये सूट क्या है। इसको एक्चुअली ना कार्बन सूट बोलते हैं, कार्बन सूट। और ये जनरली वॉल्केनो वगैरह से और आता है। उसमें जब, जर्नली कह रहा हूं मैं, अभी आप कहोगे यहाँ वॉल्केनो का दिख रहा है, यहाँ वॉल्केनो की बात नहीं हो रही है डेफिनेटली, लेकिन जो लावा बॉम्ब्स होते हैं ना वॉल्केनो के अंदर, उसी को कहते हैं हम लोग कार्बन सूट। ये जो हैं दे कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो और ड्राई हो जाते हैं,
और वीक हो जाते हैं, और ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल जो है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर नए नए प्रकार के फायर इवेंट्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के इस चैप्टर की डिस्कशन को। तो दोस्तों आज की डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट्स। इनकी वजह से ना एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है, मतलब देयर इज अ प्रोसेस विच इज born आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इकोसिस्टम में जहां पर इन दो का संगम हो जाए ना, जंगलों में आग भी लगेगी और उसकी वजह से सूखा पड़ेगा और जंगलों में आग रहेगी। क्या ये चीजें इंटरकनेक्टेड हैं? बताओ, एक की वजह से दूसरी हो सकती है और दूसरी वजह से पहली हो सकती है, हाँ कि ना? कांचा यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात एक ही है ना, लॉन्ग टर्म में, है ना? अब इसकी वजह से होगा क्या, ग्रासलैंड बन जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, किसी भी इकोसिस्टम की पहचान क्या होती है कि वहां पर फॉरेस्ट एरियाज वेजिटेशन कवर ज्यादा होनी चाहिए, ग्रासलैंड ज्यादा होनी चाहिए? बताओ। मतलब अगर मैं आपसे एक नॉर्मल चीज पूछूं, ऑप्शन दे रहा हूं, ट्री और ग्रास, क्या ज्यादा होना चाहिए? ट्री, ठीक है। एक बार के लिए हम लोग अपनी क्या कहते हैं प्रीवियस रिवीजन से भटके ना, एक बार के लिए ग्रासलैंड का थोपड़ा देख लेते हैं जरा कि ग्रासलैंड दिखता है कैसे, ताकि हमारी नजरों के सामने वो इमेज धुंधली ना पड़ जाए। ये होते हैं ग्रासलैंड्स प्रॉपर वे में। एक ये फोटो, हाँ, ग्रासलैंड्स हमेशा वहीं बनते हैं ज्यादातर, है ना? मैंने एक चीज बताई थी, स्टेपी और उसके बीच में सवाना के बीच में डिफरेंस बता दिया था, है ना? शॉर्ट ग्रासेस वहां पर होंगी, बन तो टेम्परेट में भी जाएंगे, लेकिन प्रॉपर जो ग्रासलैंड बनेंगे ना गर्मी वाले इलाकों में, लंबी लंबी ग्रासेस, वो आपको पता ही है सवाना होंगे, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करता है ना, राइट? एंड स्टेपी टेम्परेट का पार्ट है। तो ये ग्रासलैंड्स हैं सारे के सारे। ये है, ये है, घास घास दिख रही है यहां पर, और बद से बदतर केस इसको मान लो, इसको आप प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कहोगे क्या? बताओ। नहीं ना? अब आशमा यहां पर तो तू छुपन छुपाई भी नहीं खेल सकती है, सोच। किसी भी बंदे के साथ छुपेगी, 2 मिनट में मम्मी दूर दूर तक देख लेगी तेरे को दूरबीन से। तो जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली ये कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वो फायर सेंसिटिव इकोसिस्टम होते हैं। अब कोई भी चीज जो फायर सेंसिटिव होती है दोस्तों, मुझे आप लोग एक बात बताओ, उसको आग पसंद है या फिर आग उसके लिए नुकसानदायक है? बताओ। हाँ, तो नुकसानदायक है कि नहीं है? ठीक है। अब जल्दी लग जाती है इसमें, क्या होता है, मैं तेरे ऊपर पेट्रोल छिड़कूं और लाइटर मार दूं तेरे ऊपर, तो आपको पसंद है आगे वो वाली ऐसा सीन? नहीं ना? तो बस फायर सेंसिटिव मतलब ठीक नहीं है इनकी प्रोडक्टिविटी के लिए। अबाउट थर्ड ऑफ ऑल इकोसिस्टम, ठीक है, पूरे के पूरे दुनिया में अगर मतलब मान लो जो 3/4 इकोसिस्टम्स हैं, थर्ड ऑफ का मतलब ये होता है, इनको ना फायर सेंसिटिव माना जाता है। देखो दो वर्ड आपके सामने आएंगे, फायर सेंसिटिव मतलब क्या श्रेया? नफरत है कि प्यार है फायर से? नफरत है, अरे नफरत है अरे भाई सेंसिटिव एलर्जी है। देखो ना, ये थोड़ी है कि जबरदस्ती कोई चीज फ्री में मिल रही है तो आपको पसंद आई जाएगी। ठीक है। किसका? नहीं नहीं और दूसरी चीज, एक एक इसी के लिए टर्म होता है फायर प्रोन। इनको प्यार होता है, इनको जब तक आग ना मिले ना तब तक कुछ हो नहीं सकता इनका, ठीक है? तो इसलिए डिफरेंस बता रहा हूं कि अभी आगे चल के इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो फायर प्रोन होंगे, लेकिन ये फायर सेंसिटिव है, यानी कि अच्छा है इनके लिए कि बुरा है? बुरा है। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, देखना क्या लाइन लिख रखी है भाई साहब, मयूर पढ़ के देखना लाइन को। प्लांट्स और एनिमल्स कह रहे हैं ऐसे इकोसिस्टम है उनके पास नेचुरल एबिलिटी नहीं होती कि अगर आग वाग लग जाए उनके शरीर के ऊपर तो वो रेजिस्ट कर सके या रिकवर कर सके इससे। भाई ये कौन सा चिट्टी एनिमल है बताना चला, रोबोट मूवी की तरह, जो रिकवर कर जाएगा अगर आग लग गई तो? मतलब हाथी की पूंछ में अपने पेट्रोल डाल के आग लगा दी तो उसको मजे आ रहे हैं, सोचो जरा, ये ऐसी बातें कर रहा है, या रिकवर कर जाएगा उससे किसी की अगर खाल जल गई एनिमल की है तो, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा ये लाइन बकवास है, लेकिन
आगे चलकर हम देखेंगे जो फायर प्रोन इकोसिस्टम्स है ना, वहां पर आशिमा कुछ ऐसे फ्लोरा एंड फौना होते हैं जो कि रिकवर करने की टेंडेंसी जिनके पास होती है फायर लग जाए तो। हाँ, अब अगर मैं फौना बोल रहा हूं तो उसका मतलब कोई लार्ज साइज एनिमल्स या मैमल्स नहीं होते हैं श्रेया। वो मयूर कुछ छोटे हो सकता है, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, लेकिन वो रिकवर कर जाते हैं उस चीज से। देखेंगे अभी हम आगे। एक रेन फॉरेस्ट जो है अमेजन, जैसे अगर हम लोग अमेजन को ही पकड़ लें, अमेजन रेन फॉरेस्ट, यहां पर अगर मैसिव स्केल पर फॉरेस्ट फायर लग जाए तो ये इसके लिए डिजास्टर साबित हो सकते हैं इस एरिया के लिए। एग्री करते हो? इस एरिया में मान लो, हालांकि राइटर कह रहा है कि लश वेजिटेशन है। लश मतलब क्या होता है? अबंडेंट या फिर रिच वेजिटेशन कवरेज अवेलेबल है। रिच या फिर अबंडेंट। लेकिन यहां पर फिर भी जो सॉइल है ना, देख रहे हो, हद से ज्यादा मात्रा में ग्रीनरी अवेलेबल है, वेजिटेशन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर जो मिट्टी है ना, दे आर पर्टिकुलरली बैरन, और ये पुअर होती है न्यूट्रिएंट्स के मामले में। क्यों? बिकॉज ऑफ लीचिंग। एंड लीचिंग मैंने आपको क्या बताया था? लीचिंग के प्रोसेस में क्या होता है? सिंक कर जाता है जो न्यूट्रिशन होता है ना। यानी कि एक बात याद रखना, यहां पर जो मिट्टी है ना वो बैरन है। बैरन का मतलब क्या होता है? टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा बेकार होती है, वो बंजर है, ठीक है, टू पुअर टू प्रोड्यूस एनी वेजिटेशन। कोई वेजिटेशन यहां पर मतलब इतनी आसानी से नहीं ग्रो हो सकती, ठीक है। उसके बाद, और ये किस लिए होता है? लीचिंग की वजह से, क्योंकि जो जमीन इन द सेंस मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए था वो नीचे चला गया, काफी नीचे। एंड दिक्कत क्या हो जाती है? रूट्स को तो टॉप की लेयर पे ही न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तभी तो वो गहरी बनेंगी, है कि नहीं यार? आप ना एक सीमेंट पर कुछ दाने रख दो दाल के, और उसके नीचे मिट्टी रख दो। अब आप प्लांट से बोलो कि मुझे पता तू बड़ा हो जाएगा, कोशिश तो करे सीमेंट को तोड़कर मिट्टी तक जाने की, चला जाएगा वो? कि पहले मिट्टी और बाद में सीमेंट हो, चलो तब तो वो सोचे भी। शुरू में ही आप उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, पहले ही सीमेंट की लेयर रख दी आपने, उसके बाद मिट्टी है। आप कह रहे हो इतनी सारी मिट्टी न्यूट्रिशन पड़ी तो है, यही उल्लू का पट्टा तोड़ नहीं पा रहा है इसे। तो इफ द रेन फॉरेस्ट बर्न्स डाउन, अगर सारे के सारे जंगलों में आग लग गई, तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ये परमानेंटली लॉस हो जाएंगे, और रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की फिर पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज ये ना प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं, ना कि सॉइल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर, बहुत सारे रेन फॉरेस्ट के अंदर, लाइक अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर, वो प्लांट्स में स्टोर्ड है, सॉइल में नहीं। सोच रहे हो कितनी यूनिक बात है ये? हमेशा हमारे दिमाग में यही आता है ना कि मिट्टी के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स हैं तभी प्लांट उग पा रहा है। यहां पर प्लांट अपने बेसिस पर न्यूट्रिएंट्स लेकर चल रहे हैं, यहां पर इन्होंने सपोर्ट नहीं ले रखा है, ठीक है। अब जब हाँ मैं बता देता हूं। देखो क्या है कि न्यूट्रिएंट्स एक टाइम पर थे, लीचिंग का प्रोसेस बढ़ता चला जा रहा है, तो अब वो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन बचा बस वही रह गया है, अब मिट्टी के अंदर खत्म होता चला जा रहा है। ये कहने का मतलब है इस लाइन का। एक टाइम पर मिट्टी भरपूर मात्रा से न्यूट्रिशन से भरी हुई थी, अब लीचिंग होते होते वो सिंक हो रही है। तो अब प्लांट, तो अब जो मोटे मोटे जो पेड़ है, लंबे लंबे जो पेड़ है, वो तो खड़े के खड़े रह गए। तो बस यही चीज है कि अगर और न्यूट्रिशन अगर झड़ गया ना, या फिर उन पेड़ों को अगर हमने काटना शुरू कर, या वो आग की चपेट में आ गए, तो फिर वो पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट, मिट्टी इतनी जो ब्राउन, डार्क ब्राउन दिखेगी, उसके बाद भी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वहां पर वो ग्रासलैंड बन जाएंगे। ये कह रहा है राइटर आपसे। क्यों? क्योंकि वो धरती के काफी नीचे चली गई है वो न्यूट्रिशन वाली मिट्टी। अब समझ में आया? अब रेन फॉरेस्ट जो होता है, यहां पर ये बोल रहा है कि अगर वो अपनी टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए, टिपिंग पॉइंट का मतलब ये होता है, देखो हर चीज बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है ना। टिपिंग पॉइंट का वैसे ये मतलब होता है जब कोई भी चीज अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, और छोटे कोई इवेंट्स अगर उसको फेस करने को मिल रहे हैं, तो वो ना बहुत गंभीर परिणाम उत्पन्न करेंगे फिर वो उसके लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? टिपिंग पॉइंट का मतलब है कि पानी गले तक पहुंच चुका है, अब इसके बाद अगर 19-20 का भी अंतर किसी चीज में हुआ ना, एवरीथिंग इज फिनिश्ड।
रेन फॉरेस्ट अगर टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाए तो दे विल बी अनेबल टू सस्टेन देमसेल्फ, उसके बाद उनकी कहानी खत्म है, फिर चाहे कुछ भी कर लो, साम दाम दंड भेद, वो दोबारा नहीं उग पाएंगे, ये कह रहा है ये। इसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जहां पर पूरा का पूरा जो ट्रीज हैं और जो जंगल हैं वो एक मैकेनिज्म को फॉलो करने लगेंगे। इनिशियल लेक्चर्स के अंदर श्रेया आपको इसके बारे में मिल जाएगा डिटेल में इसकी बात। डायबैक मैकेनिज्म, डायबैक का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं, नीचे लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, कुछ जो ट्रीज होंगे और कुछ जो फॉरेस्ट होंगे वो अपनी ड्राइनेस की फिजियोलॉजिकल लिमिट तक पहुंच जाएंगे, मतलब एक हद तक जहां तक वो ड्राई हो सकते थे ना, जैसे मतलब मान लो बालकनी में श्रेया आपके तुलसी का पौधा लगा हुआ है, एक दिन पानी नहीं डाला, अप्रैल मई जून के महीने में जब इतनी गर्मी पड़ती है 2 दिन नहीं डाला, तीसरे दिन आते आते वो अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, वो अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट तक पहुंच गया है। अब अगर तीसरे दिन भी पानी नहीं मिला ना, चौथे दिन जो मर्जी खाद मिट्टी और पानी डाल लेना, वो फिर हो सकता है कि उसके बाद खत्म हो जाए, है ना। अब अगर पानी नहीं मिलेगा, अगर ड्राइनेस अगर बहुत ज्यादा हो गई, तो ट्रीज जो है सबसे पहले क्या करते हैं डायबैक मैकेनिज्म के अंदर ऐसी जगह पर, अब देखो ना मिट्टी ने तो यहां पर साथ छोड़ ही दिया है श्रेया, मयूर, है ना। मिट्टी ने तो साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मिट्टी तो गिव अप कर गई है, उसने तो बोल दिया कि हमारा जो न्यूट्रिशन जो हम तुम्हें दे सकते थे अब तो वो बिल्कुल अंडरग्राउंड चला गया है। अब जो कुछ है यहां पर, जो अस्तित्व है वो सब कुछ पेड़ों के ऊपर डिपेंड करता है श्रेया, राइट। अब यहां पर पेड़ क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो ना टॉप लेवल से अपने आप को बर्बाद करना शुरू करते हैं। जैसे वो ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम, जैसे हाँ शूट से, इसको इसको मैं श्रेया को एक बारी अच्छे से बता देता हूं। जैसे मतलब मान लो श्रेया, ये एक ना प्लांट पेड़ है मान लो, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे हम इसको। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, जब भी डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी, सबसे पहले टॉप पर कौन सी दिख रही है, लीफ नंबर 1, ये गिव अप करेगी सबसे पहले तो। उसके बाद लीफ नंबर 2 ये गिव अप करेगी, लीफ नंबर 3 ये गिव अप करेगी, लीफ नंबर 4 ये गिव अप करेगी, लीफ नंबर 5, हमारे केस में 5 लीव्स हैं। यानी कि प्लांट एकदम से नहीं मर रहा है, वो वेट कर रहा है, अब पानी मिलेगा, अब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अब पानी मिलेगा, अब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब वो ये चेतावनी देने लग गए हैं कि देख लो, हम ऊपर से मरना हमने ऊपर से मरना स्टार्ट कर दिया है, एक एक अंग जो है वो टूट के गिरता चला जा रहा है। अभी भी अगर पानी और न्यूट्रिशन में कोई कमी रही तो ये टॉप से बर्बादी शुरू होगी और नीचे तक जाएगी। यानी कि जैसा मयूर ने अभी एक शब्द यूज करा ना, शूट सिस्टम से डायबैक मैकेनिज्म फॉलो होता है और कहां तक जाता है, नीचे को क्या बोलते हैं, ऊपर तो शूट हो गया, नीचे क्या है श्रेया, रूट। शूट होता है, बस ये देखो मिट्टी की ये लेयर है ना, इसके ऊपर प्लांट का जितना भी पार्ट होता है फ्लावर तक, लीव्स तक, मतलब जहां जड़ें खत्म हो गई उसके ऊपर, यानी कि जो अंडरग्राउंड है ना, जो हमें आंखों से नहीं दिखता पेड़ किसके ऊपर खड़ा हुआ है, वो शूट है, सॉरी वो रूट है। और जो हमें पूरा का पूरा पेड़ या पौधा जो भी दिखता है ना, गमले के ऊपर ऊपर, गमले की मिट्टी के ऊपर ऊपर, वो शूट होता है। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से समझना, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ट्रीज विल बिगिन टू डाई फ्रॉम द टिप ऑफ देयर लीव्स। कौन सी पत्ती से मरना शुरू करा इसने, पत्ती नंबर 1, ठीक है। और कहां तक मर रहा है ये, टॉप से लेकर बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, इसी को बोलते हैं श्रेया डायबैक मैकेनिज्म। इट इज जस्ट लाइक अ एल्कोहल, स्लो पॉइजन। क्या, बैकवर्ड, रूट बैकवर्ड का मतलब ये है, सबसे पहले अगर ये यहां तक पत्ती नंबर 5 तक भी बर्बादी पहुंच गई, अब ये रूट ना ऐसे ऐसे करके मरेगी, 1 2 3 4, हाँ, मतलब रूट में भी, मतलब ये पूरा ना ऊपर से लेकर नीचे तक एंड तक वेट करेगा, एंड तक। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाया ना, फिर खत्म कहानी इसकी। ठीक है, उसके बाद
द फायर्स कंबाइंड विथ लॉन्ग टाइम के लॉन्ग ड्यूरेशन के जो ड्रॉट्स होते हैं, प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स, ये एक जंगल, ये कैपेसिटी रखते हैं एक जंगल को ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड के अंदर कन्वर्ट करने की। अब मयूर पता लग गया, आ गया वर्ड ट्रॉपिकल सवाना, है ना? ट्रॉपिक्स में ही होगा ये। किसको? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो ग्रास है, यहां पर एक डोमिनेंट स्पीशीज होती है, ठीक है? ट्रॉपिकल सवाना जब भी कोई चीज बन जाती है तो ग्रासलैंड बन जाता है, क्योंकि उसका नाम ही ग्रासलैंड है। और घास की एक खास बात होती है श्रेया, आशमा, ये पूरर सॉइल तक पे ग्रो कर सकते हैं, जो घास होती है, ठीक है? अब जब ये घास ग्रो कर जाती है ना, हर एक एरिया को घेर लेती है, तो ये काइंड ऑफ वीड्स बन जाते हैं। और वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट। और कभी भी वीड्स जो होते हैं, मेन प्लांट का न्यूट्रिशन या तो खाते हैं अगर वो उनके साथ टिके हुए हैं, और अगर प्लांट लुप्त हो गए तो ये एक प्रकार से वीड्स बनकर नए ट्रीज को इजीली उस एरिया में ग्रो होने ही नहीं देते हैं। बात समझ में आई? यानी कि रिकवरी, जब अगर ये पूरा ग्रासलैंड बन गया, ग्रासलैंड से फॉरेस्ट की रिकवरी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? कितने चांसेस लग रहे हैं आपको जब ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा? जब ये बहुत कम, ना के बराबर है। 99.99% केसेस में नहीं हो पाएगा ये वाली चीज। हमें इसका मतलब रोकना क्या है? क्या बनने से रोक रहा है? ग्रासलैंड बनने से रोकना है। क्योंकि ग्रासलैंड के ज्यादा फायदे हैं या फॉरेस्ट के ज्यादा फायदे हैं बताओ? फॉरेस्ट के, है ना? उसके बाद अब अगर हम आग की मतलब फॉरेस्ट फायर्स की, ड्रॉट्स की बुराइयां कर रहे हैं, ये हो सकता है कि कुछ ग्रासलैंड, सॉरी, कुछ इकोसिस्टम्स को ग्रासलैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और किसी किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ऐसी फॉरेस्ट फायर हर एक इकोसिस्टम के लिए बुरी नहीं है, किसी के लिए अच्छी भी होती है। अब देखो, यूपीएससी का हमेशा ना शरिया टेढ़ा दिमाग चलता है। आशमा, फॉरेस्ट फायर से क्या क्या नुकसान हो सकता है ये तो बच्चा बच्चा लिख लेगा श्रेया एग्जाम के अंदर, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर। वो तो ये पूछेगा कि जंगलों में लगने वाली आग इकोसिस्टम को सहूलियत कैसे पहुंचाती है। टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट हो सकता है इससे, क्योंकि आधे लोग नर्वस हो जाएंगे, एंड इसके आगे पीछे के जो एक दो क्वेश्चंस आते भी होंगे उसमें भी उनके हाथ जाम हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फोर फायर नहीं है, फॉरेस्ट फायर्स है, ठीक है? फॉरेस्ट फायर्स आर एसेंशियल फॉर अदर इकोसिस्टम्स। क्या है इसका मतलब? राइटर कह रहा है, मानते हैं हम ये वाली बात कि फॉरेस्ट फायर्स हो सकता है कि नुकसानदायक हो रेन फॉरेस्ट के लिए, लेकिन दे आर नेसेसरी। देख रहे हो वर्ड क्या मेंशन कर रहा है भाई साहब? कितना खतरनाक, कितना कातिलाना वर्ड मेंशन कर रहा है, नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अदर इकोसिस्टम। एंड से प्रिजर्वेशन नहीं, प्रिजर्वेशन के साथ साथ आप लोग एक वर्ड और लिख लेना जो कि अभी नीचे मिल जाएगा आपको, रीजुविनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रीजुविनेशन? दोबारा किसी चीज में जान फूंक देना, रिवाइवल, है ना? री लाइफ, री ग्रोथ, है ना? ये सब चीजें। अब ये चीज आपको सुनकर देखो कितनी अचंभित लगेगी कि लगभग 3/4 ऑफ ऑल हैबिटेट्स पूरी दुनिया में, उनको आग पसंद है या फिर दे आर फायर प्रोन। नंबर 1 तैगा, एक्सट्रीमली फायर प्रोन इन द ड्राई सीजन। फायर प्रोन मतलब क्या? फायर यहां पर लगती ही लगती है, दे हैव हायर टेंडेंसी कि आग यहां पर लगेगी लगेगी। अफ्रीका के अंदर जो सवानास हैं, साउथ एशियन मॉनसून के जो फॉरेस्ट हैं या जो ड्राई फॉरेस्ट है वहां पर, कैलिफोर्नियन कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट हैं ये भी एक्सट्रीमली फायर प्रोन होते हैं ड्राई सीजन के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो यूकलिप्टस फॉरेस्ट है, और मेडिटेरियन रीजन जो है वो पूरा का पूरा एक्सट्रीमली फायर प्रोन हो जाता है, लेकिन ये सब कुछ ड्राई सीजन के अंदर है। ओके, एंड यूकलिप्टस को भूले तो नहीं हो ना? दिखा देता हूं। आपने ये देखा है आशमा, राम मंदिर पाके कहीं पर देखा होगा, लंबी लंबी पत्तियां पड़ी रहती हैं, है ना? यही होता है यूकलिप्टस का पेड़। ये स्कूलों में भी लगा रहता है हमारे, या इसकी पत्तियां पक्का हर एक मौसम के अंदर तो देखी ही होंगी ये, ठीक है? और यूकलिप्टस का अगर मैं आपको फॉरेस्ट दिखाऊं ना, ये कुछ ऐसे
रंग रूप का दिखता है। ये लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, इसके जंगलों में लंबे हो जाते हैं एकदम से बहुत। ये देखो, ओके। अब इन सारे इकोसिस्टम्स में क्या होता है, नेचुरल फ्लोरा और फोना के जो पार्ट्स होते हैं वो डेवलप ही सिर्फ आग की मदद से हो पाते हैं, आग के सहारे की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। यानी कि अगर वहां पर आग नहीं है तो कुछ कुछ स्पीशीज आपको ये बता रहा है प्लांट्स और एनिमल्स की सर्वाइव ही नहीं कर सकती, है ना। आग उनके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है वो देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आग लगेगी तो उनमें उनका शरीर पकेगा, है ना, तो ग्रोथ मिलेगी, हार्मोन्स चेंजेस होंगे, नहीं। इसको कभी भी, जहां पर ये वर्ड फोना है ना इस टॉपिक के अंदर, श्रेया, मयूर और आशिमा, कभी भी इसको बड़े बड़े मैमल से एनिमल्स के साथ रिलेट करने की कोशिश मत करना प्लीज, ठीक है। आप हाथी, जिराफ और पता चला घोड़ा वोड़ा इमेजिन करने लगो यहाँ पर, ये सब मत करना। यहाँ पर फोना में आपको पता है सभी प्रकार के एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स को हम लोग एक ब्रॉडर ओवरव्यू के साथ हम लोग उसमें ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सब इंक्लूड कर ही लेते हैं ना, छोटे छोटे। अब जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं इस प्रकार के इकोसिस्टम में जहां पर दे आर फायर प्रोन, तो उनमें एक नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो फायर डिपेंडेंट इकोसिस्टम को जो है उसको रेजिस्ट कर सके, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर सके। यानी कि अगर आग लग भी जाती है तो एज कंपेयर टू जो ऊपर हमने पढ़ा था, यहां पर चांसेस हैं रिकवरी के या फिर दोबारा रिजुविनेशन के, है ना। बिल्कुल है यहां पर, हाँ इसमें है यहां पर, ठीक है। ग्रासलैंड्स के अंदर, सवानास के अंदर, कुछ जंगल के अंदर और कुछ वेटलैंड्स के अंदर सिर्फ एक मॉडरेटली इंटेंस ग्राउंड की जो फायर होती है ना, अगर वो हर जगह फैल रही है, ठीक है, तो बस इतनी वो फैलनी चाहिए कि ओपन लैंडस्केप का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। हद से ज्यादा आग लगना भी ठीक नहीं है। मतलब राइटर आपको ये चीज ये कह रहा है कि आग जो लगनी चाहिए ना वो मॉडरेट लेवल पे लगनी चाहिए, हद से ज्यादा भी नहीं लगनी चाहिए। अब हालांकि ये प्रक्रिया रेयरली होती है, लेकिन अगर इंटेंस फायर अगर लग रही है, हद से ज्यादा आग लग रही है, मतलब हर जगह आप देखो तो आग ही आग लगी हुई है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बुश लैंडस्केप की या बुश फॉरेस्ट की। जब बुशेस होती हैं, झाड़ियां होती हैं, और ये कैसे होते हैं बुश फॉरेस्ट, ये भी दिखा देता हूं आप कहोगे ये एक्चुअली टिपिकल वे में एक्चुअली फॉरेस्ट नहीं होते, नाम दे दिया जाता है। बुश फॉरेस्ट कुछ ऐसे दिखते हैं। हाँ प्रॉपर वे में दिखाऊं, ये आसपास ये देखो सूखे, हर जगह सूखा सूखा लग रहा है ना, ये सूखी लकड़ियां, सूखे तिनके सब पड़ा हुआ है। सिर्फ एक पटाखा जलाकर फेंक दो यहाँ, एक सुतली बम, अगर इसने आग पकड़ ली, ये पूरा आपके सामने थोड़े घंटों के अंदर जलता हुआ दिखेगा हर एक एरिया, है ना। ये सब राख बन जाएगा पूरा का पूरा, ये जितना सड़कों पे फैला हुआ है, लकड़ियाँ, तिनके, सीके, है ना। ये इनके वैसे भी ड्राई लग रहा है, इसका पूरा का पूरा सब ड्राई है, देखो कुछ भी वेट नहीं है, कुछ ग्रीन ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की लीव्स है भी नहीं इसकी, है ना। बताओ जरा, हल्का सा एक केरोसिन का एक ढक्कन अगर हम लोग डाल दें यहाँ पर श्रेया और आग लगा दें, पूरा राख नहीं बन जाएगा ये कुछ घंटों के अंदर। फायर बहुत जल्दी कैच हो जाएगी ना यहाँ पर। ऐसे इसको देख लो, नहीं इसको नहीं, और अच्छे से दिखाऊं अगर, इसको देख लो, ऐसे रीजन्स को देख लो, लग जाएगी यहाँ पर। देखो घास देख रहे हो कैसी है, जलने वाली टाइप ऑफ, ठीक है। सारा ये आग, आग में बहुत जल्दी तब्दील हो सकता है ये। तो बेसिकली होता क्या है, जब इंटेंस फायर्स लगती हैं तो ये ना बुश लैंडस्केप या फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब बहुत इंटेंस जब फायर लगती है तो इनको फायदा क्या मिलता है, वो जो जंगल की आग होती है वो पुराने और जिनमें कुछ कीड़े मकोड़े या सड़ गए होते जो पेड़, वो आग उनको कंज्यूम कर लेती है, नए हैबिटेट्स को क्रिएट करती है, ठीक है, और इकोलॉजिकल रिजुविनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्पेशली ट्री पॉपुलेशन के लिए। फिर नए नए एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रीज के अकॉर्डिंग पनपते हैं उस लैंडस्केप के अंदर। अब देखो क्या बोल रहा है वो, आपको देखना कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है अगर आप छोटी छोटी जो फायर्स लगती हैं, इंटेंस फायर्स को भूल जाओ, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे यहां पर कि मॉडरेट लेवल से जो इंटेंस पे मॉडरेटली इंटेंस ग्राउंड फायर अगर लगे
जो कि कैटेसिक्स होती हैं ग्रासलैंड की, सवाना की, कुछ जंगलों की और कुछ वेटलैंड की। हमें इन छोटी छोटी आगों को कुछ कुछ इकोसिस्टम में लगने देना चाहिए। अगर हम इसको प्रिवेंट करेंगे ना, तो इसके विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेंगे, हमें फैटल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। क्यों? जो मटेरियल जल जाना चाहिए था वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिसकी वजह से अगर ये छोटी छोटी आग हैं, ये अभी के लिए तो हार्मलेस फायर हैं, लेकिन बाद में ये पूरा का पूरा जो हो सकता है ऐश में तब्दील हो जाए, या वो पूरा का एरिया राख में तब्दील हो जाए। तो देख रहे हो क्या कह रहा है कि जंगलों की आगों को, ये जो कुछ कुछ इकोसिस्टम्स हैं वहां पे हमें लगने देना चाहिए। अब देखो ये कितनी अच्छी बात है, कितने संजोग की बात है कि हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं कि एक्यूमुलेशन हो जाएगा कंबस्टाइल मटेरियल का। दिखाऊं इसका? देखो ये फोटो यहां पर ही देख रहे हो, लकड़ियों का ढेर जम रखा है, लग रहा है ना ऐसा कुछ। अब अगर हम यहां पर आग को, स्मॉल फायर्स लग रही हैं इस इकोसिस्टम में, अगर हम उनको नहीं लगने दे रहे हैं, अब ये घास कल को हो सकता है श्रेया इस लेवल तक पहुंच जाए, इस हाइट तक पहुंच जाए सारी की सारी, और ऊपर से जो इनके ट्रीज, फेक्स, ब्रांचेस, ये सब जो गिर रहा है, ये ऐसा लिटर और इकट्ठा हो जाए इधर पूरा, और इतने इतने लेवल तक पहुंच जाए, है ना। फिर यहां पर एक चिंगारी भी पूरे के पूरे जंगल के लिए विनाशकारी साबित हो जाएगी। तो अभी के लिए क्या बेटर है बताओ, कि इतने एरिया में आग लगने दें, या फिर हाइट जब इतनी हो जाए इसकी तब आग लगने दें इतने एरिया में? ठीक है। अब ये चीज ना रिपीटेडली अकर होती है बोरियल फॉरेस्ट के अंदर, लाइक साइबेरियन ताइगा के अंदर या कैनेडियन ताइगा के अंदर, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट हैं वहां पर, और कैलिफोर्निया के जो फॉरेस्ट है वहां पर। अब क्या है, आपको पता है कि ड्रॉट वगैरह ये सब जो चीजें हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये क्लाइमेट चेंजेस जो हैं ये ज्यादा इंटेंस हो गए, राइट? है ना। तो 2019-20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ब्लैक समर बुश फायर्स। लगातार जो ड्रॉट आ रहा था ये उसकी वजह से हुआ था, और ये हमने पढ़ा भी था। ये चीज ज्यादा सीवियर हो गई, हमने 4 ईयर पढ़े थे। ये रहा दुनिया भर में 1997 टू 1998, 2005, 2010 और 2019 में सीवियर ड्रॉट की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर अब एक छोटे मोटे इवेंट्स नहीं रह गए हैं, वो एक बहुत बड़ी इवेंट्स बन गए हैं, राइट? वापस चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात पर। एक तो ये इवेंट हुआ था 2019-20 में, एंड 2021 में, ये वाली बात अब ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, जुलाई वाइल्ड फायर्स हुई थी जो कि ट्रिगर्ड हुई थी सीवियर हीट वेव की वजह से। और ये हीट वेव जो आई थी, ये हीट डोम की वजह से आई थी, और ये हीट डोम जो था ये जेट स्ट्रीम की वजह से आया था। डोंट वरी, अभी क्लियर करता हूं क्या है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हीट वेव तो ये चीज तो आपको पता है। वैसे हीट वेव क्या है, आम भाषा में इसको अगर हम लोग बोलें तो रोजमर्रा के जीवन में हम इसको बोलते हैं जून जुलाई के महीने में कि बाहर मत निकलना, दोपहरी में लपट लग जाएगी, लू लग जाएगी, है ना। तो कुछ जो निब्बियां होती हैं श्रेया, वो क्या नौटंकी करती हैं, चुन्नी मुन्नी डालकर, स्कार्फ डालकर वो आंखें सिर्फ दिखा रही होती हैं ना, और पूरी ढकी रहती हैं वो, कि नहीं यार हम ना यार चेहरा नहीं दिखा सकते, सनबर्न हो जाएगा हमें। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए और साउथ वेस्टर्न कनाडा के अंदर ये प्रक्रिया क्या कहते हैं हुई थी। अब लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ना एक आपको इवेंट क्लियर करता हूं। मयूर, आशिमा, श्रेया, ये जो मैं एक फिनोमिना के बारे में बताने जा रहा हूं, नॉर्मल ज्योग्राफी की बुक्स में इसका जिक्र नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हालांकि पीएमएफ आईएएस को जब हम ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से करेंगे उसमें तो हमें मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी तो तमिलनाडु में बहुत कम मिलेगा इसका जिक्र आपको। आज लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताओ, चलो एक पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो हीट डोम है ना, ये हाई प्रेशर एरिया में डेवलप होता है। और ये हाई प्रेशर एरिया की कहां की बात हो रही है,
एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इस हाई प्रेशर एरिया के अंदर कभी कभार वार्म एयर ना हो, जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। ओके, वार्म एयर ट्रैप हो जाती है। और जेट स्ट्रीम की अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, मैं भी बताऊंगा नहीं होता क्या जेट स्ट्रीम, लेकिन आपको, आप एक बार के लिए इसको देख लो। ये है जेट स्ट्रीम। आप एक बार के लिए नाम छोड़ो उसका, लेकिन क्या मैं एक चीज बोल दूं कि ये बिल्कुल लूप की तरह एक ही जगह पर घूमे जा रहा है, गोल 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 गोल, ये जो भी जेट स्ट्रीम है। यानी कि अगर गलती से यहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर एरिया है और जेट स्ट्रीम एक ही एरिया में घुमाने की ताकत इसको लगता है, प्लस वार्म एयर यहां पर ट्रैप हो गई, तो ये वार्म एयर रोटेशन में बार बार घूमती रहेगी, एस्केप नहीं हो सकती इतनी इजीली। बताओ, अगर जेट स्ट्रीम ने इसको जकड़ लिया तो। एक हवा का बवंडर होता है हल्का सा, पंजाब में आपने सुना होगा श्रेया, कि ऐसे करके हवा जो होती है, जिसको कई लोग भूत भी बोलते हैं, है ना, ऐसे वो उसके अंदर कोई भी चीज डालो तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है वो बवंडर। एंड बहुत सारी कंट्रीज के अंदर डिस्कवरी वगैरह ना आपने देखा होगा, वो टॉर्नेडो की शेप ले लेता है, बहुत भयंकर, जिसमें घर के घर वो उड़ा कर ले जाता है, पूरा शहर बर्बाद कर देता है। हमारे इंडिया में इतने नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी पंजाब में, मध्य प्रदेश में, खुले मैदानों में ये चीज होती है। और लोगों की एक धारणा होती है कि इसके पास मत जाना, ये कोई टोना टोटका होता है, बोलते हैं लोग ऐसा। ठीक है, अब क्या होता है, वार्म एयर मान लो कि ट्रैप होकर रह गई, हाई प्रेशर एरिया है। ठीक है, अब ये जो वार्म एयर ट्रैप होकर रह जाती है ना यहां पर, ये कुछ घंटे और कुछ मिनट के लिए नहीं, इट रिमेन्स देयर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं? डेज या फिर वीक्स के लिए। ठीक है, ट्रैप होकर रह गई वो। अब एक बात बताओ, जब ये यहां पर गर्म हवा एस्केप हो नहीं पाई, एक तवा है, एक तवा है जिस पे रोटी बेलते हैं हम लोग, रोटी बनाते हैं, ये गर्म है ऑलरेडी मान लो, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि एक जगह पर हम इसको रख देंगे तो उसकी भाप यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से निकल जाएगी, है ना। लेकिन आप एक चीज को सोच के देखो, ये जो हाई प्रेशर एरिया के अंदर जो जेट स्ट्रीम वर्क कर रही है, इसने वार्म एयर को ट्रैप कर लिया, एंड मैंने अभी आपको इसकी फोटो दिखाई, ये एक ही जगह पर घूमते चली जा रही है। ठीक है, अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं, जब वार्म एयर को एस्केप होने का मौका ही नहीं मिल रहा, और ऊपर से यहां पर सोने पे सुहागा अपना रोल खेलेगा सूरज की किरणें, वो भी तो गर्माहट देंगी फिर इस एरिया को, बताओ, देंगी ना। तो वार्म एयर जो ट्रैप होकर रह गई है, प्लस सन की हीट और ज्यादा गर्मी पहुंचाएगी यहां पर, जैसे जैसे दिन बीतते चलेगा। अब वो हीट एस्केप तो हो नहीं पा रही है ना, तो सन की जो किरणें हैं वो और गर्मी पहुंचा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ज्योग्राफी का एक फंडा होता है, जो एयर होती है हमेशा वो कहां से कहां ट्रेवल करती है, मयूर आशिमा जरा श्रेया को बताओ। एक है हाई प्रेशर एरिया और एक है लो प्रेशर एरिया, बताओ लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, हाई टू लो। श्रेया, ये थंब रूल होता है ज्योग्राफी का, याद रखना, एयर हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, ये रूल होता है, साइंटिफिक रूल है ये। हाँ बिल्कुल। अब क्या है, मान लो कि ऊपर हाई प्रेशर एरिया था जेट स्ट्रीम के पास, जमीन पर किसी भी जगह पर, जमीन पर किसी भी जगह पर अगर लो प्रेशर एरिया है, तो अब मैं क्या कह दूं, हवा अगर 100 फीट पर है और जमीन अगर 20 फीट 10 फीट पर है, क्योंकि सी लेवल से थोड़ी सी तो ऊपर होगी, तो हवा कहां से जाएगी बताओ, 20 फीट से 100 फीट पे जाएगी कि 100 फीट से 20 फीट की तरफ आने के लिए रेडी हो रही है? 100 से 20। और ये हवा जो है अपने साथ कैसी है, ठंडी है कि गर्माहट लेकर आ रही है? गर्माहट। अब लेकिन एक आयरॉनिकल सिचुएशन यहां पर यह है, हमेशा कौन सी हवा सिंक करती है, जो कोल्ड होती है कि वार्म होती है, बताओ? कोल्ड सिंक करती है, लेकिन यहां पर यही तो मजाक है, यही तो मजाक है।
ये वार्म एयर को ऊपर जाना चाहिए था और ज्यादा, श्रेया मयूर, लेकिन हाई प्रेशर ने इस वार्म एयर को और नीचे पटक दिया। मेरी बात समझ रहे हो? कोल्ड एयर हमेशा धरती की तरफ सिंक करती है नीचे, वार्म एयर ऊपर एक्सपेंड कर जाती है और हवा में घुल जाती है। ये हाई प्रेशर ना गर्म हवा को लेकर आ रहा है और धरती तक खींचते हुए लेकर आ रहा है, जबकि इस वार्म एयर को यहां पर होना ही नहीं चाहिए था, ये तो ऊपर जानी चाहिए थी। लाइट लाइट होने की वजह से कोल्ड एयर डेंस होती है तो वो नीचे आनी चाहिए थी। अब क्या होता है, वो जमीन तक आती है और कंप्रेस हो जाती है और नीचे आती जा रही है। जो सिंक्ड एयर होती है कंप्रेस होने के साथ साथ वो ड्रायर होती जाती है और ड्राई होती जाती है, और फर्दर उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, और इस तरीके से आसपास के हिस्से में हमारी गर्मी बढ़ने लग जाती है। और यही तो होता है शहरों के अंदर, जो हीट ट्रैप नहीं हो पाती पूरे दिन। दिल्लियों में देखो मयूर, पूरे दिन की जो गर्मी होती है ना, 7, 5, 5:30, 6 बजे तक की जो जितनी गर्मी होती है गुरुग्राम में, है ना, दिल्ली में, नोएडा में, उसकी रात को भी अगर आप कहीं पर जाओगे ना तो ठंडक फील नहीं होने वाली यहाँ पर। रात को भी वो गर्म गर्म हवा जून जुलाई में फील होती है यहाँ पर, चेहरे पे जो लगती है, उसमें भी पसीने छूट रहे होंगे, माथे पे पसीने आ रहे होंगे। क्या आप ये सोचो कि शाम के टाइम पर हम खाने पीने निकल गए तो ठंडक हो जाएगी? ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? बिल्डिंग्स इतनी ऊंची ऊंची है, वो एस्केप ही नहीं होने देती उस एयर को। और ये कंसेप्ट होता है हीट डोम का। डोंट वरी, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है? उसके बाद जो फायर है, इट गिव्स न्यू लाइफ ऑल्सो। किसको? फ्लोरा एंड फौना को। डॉगलस फिर और जो कॉनिफर है, ये बड़ी सारी फॉरेस्ट फायर को सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बार्क होती है, बार्क क्या होती है? पेड़ का कौन सा पार्ट होता है? हाँ, बाहर वाला ब्रांचेस का टाइप जो होता है, ठीक है, वो मोटी होती है। अगर एक बार फायर लग भी गई ना, तो नए शूट्स स्प्राउट होते हैं। चलो ये जल भी गई, लेकिन नई जो टहनियां हैं वो फिर से निकलेंगी। और ये चीज किसमें बोल रहा है? डॉगलस फिर और कॉनिफर में। ये तो हम जानते ही हैं। डॉगलस फिर मतलब डॉगलस फिर को तो हम जानते हैं, कॉनिफर को भी जानते हैं। ये है डॉगलस फिर। इनमें आग हल्की फुल्की लग भी गई ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये दोबारा निकल आएंगे। और कॉनिफर, इन पेड़ों में जिनमें ये पाए जाते हैं, अगर हल्की फुल्की आग लग भी गई, अच्छी चीज़ है ये, इनकी हेल्प हो जाती है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन लॉज पोल पाइन ऑल्सो नीड्स द हीट ऑफ द फायर टू ओपन इट्स कोन एंड रिलीज हीट्स। देख रहे हो, इसको तो आग की जरूरत है। एक बार इसका भाई साहब का जरा थोपड़ा देख लें, नाम तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, नॉर्थ अमेरिकन लॉज पोल पाइन। को कॉपी कर लेते हैं। ये रहा, ये देख रहे हैं, इनमें ना इस प्रकार के ये होते हैं कोन्स। अगर इनको अपने पोर्स खोलने हैं ना, जिनके अंदर सीड्स हैं, तो इनको आग चाहिए पड़ती है। मान लो कि अगर इसको ये कोन खोलना है ना, ऐसे कि इसके अंदर से ये निकल आए, ये निकल आए, ये जो शेल है ना, इसको टूटने के लिए आग चाहिए। यानी कि आप इसको अखरोट जैसा शेल मान लो श्रेया, ठीक है, आग की वजह से ये टूटेगा, जिसके अंदर से ये निकलेंगे, सीड्स रिलीज करेगा ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ग्रास को भी स्मोक चाहिए होता है अपने सीड पॉट्स को ओपन करने के लिए। अब ये प्रॉपर वैसी ग्रास दिखाने लगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रास अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तो ऑस्ट्रेलियन ग्रास ही है। वो तो बेचने वाली ग्रास की बात कर रहा है, ठीक है, इतनी हरी भरी भी नहीं होती है ये।
ये देखो, ठीक है, इनको अपने सीड के जो हिस्से हैं, जैसे वही सीड पॉट कुछ नहीं है, मतलब उसको खोलने के लिए इनको वो चाहिए, आग की आवश्यकता, स्मोक की आवश्यकता होती है, ठीक है। आफ्टर अ फायर विदाउट द यूजली डेंस कैनोपी, अब मान लो कि आग लग गई है तो कैनोपी अब ये छत्र छाया की तरह तो रह नहीं सकती अम्ब्रेला बनकर, क्योंकि वो तो जल गई है आशिमा, है ना। ऊपर जो अम्ब्रेला था, समझ रहे हो ना इसका मतलब, शेरा कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। देखो ना, ऊपर ये जो ऐसे करके जो कैनोपीज थी, अब ये तो आग में झुलस गई हैं पूरी तरीके से, तो जो सनलाइट पहले स्केप नहीं हो पा रही थी ग्राउंड लेवल तक, अब वो फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचती है। और जो छोटे छोटे बीज जो अंकुरित होकर पड़े रहते हैं, क्योंकि देखो ना अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा, नए नए सीड्स स्प्राउट होंगे, धुएं की वजह से सीड स्पॉट्स खुलेंगे, कोन ओपन होंगे, सीड्स रिलीज होंगे। ये नए नए सीडलिंग जो होते हैं ये जमीन पे गिरते हैं, एंड दे फाइंड इनफ न्यूट्रिएंट्स टू स्प्राउट। कैसे? सनलाइट की वजह, सनलाइट मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस इजी हो जाता है। और छोटी छोटी जो फायर्स हैं दे आर गुड फॉर इवन रेन फॉरेस्ट। और कुछ कुछ इंसेक्ट्स जो हैं, इंसेक्ट स्पीशीज, दे ऑल्सो नीड फायर टू सर्वाइव। यानी कि वो बारिशों में और ज्यादा सर्दियों में मर जाते होंगे, तो गर्माहट मेंटेन करने के लिए उनको चाहिए। ऐसा नहीं समझना इसको कि आग में झुलस कर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसा कोई एनिमल इंसेक्ट नहीं होता है। तपती आग में किसी को भी डाल दो, बड़े से बड़े इंसेक्ट को, बड़े से बड़े मैमल को, वो करके मरेगा नहीं क्या? बताना जरा। रोस्ट हो जाएगा। यहां रोस्ट नहीं करना है, बस आग की गर्माहट चाहिए होती है इनको, ये मतलब है इसका, उनको पनपने के लिए, ताकि उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा लंबा रहे। अब यहां पर लेकिन एक चीज हमें देखने को मिली श्रेया, आशिमा, मयूर, के ज्यादातर ये जो फॉरेस्ट फायर की बातें कर रही है ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द कर रहा है ज्यादातर, है ना। ये टॉपिक में जितने भी, जैसे एग्जांपल दे रहा है, जैसे ये एक जो इवेंट हुआ अभी 2019-20 का, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक समर बुश फायर। अब यहां पर एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी जिससे ऑस्ट्रेलियन सरकार की ना बहुत धज्जियां उड़ी थी, है ना। ये एक कैंगरू जो था ना, तारों की फेंसेस में, ये जो सॉरी जो फेंस थी तार, उसमें झुलस कर, ये जब जंगलों में आग लगी थी, ये वाला जो इवेंट था श्रेया, 2019-20 का ऑस्ट्रेलियन ब्लैक समर बुश फायर, ये फोटो जब रिलीज हुई थी ना, पूरी दुनिया की, और अ, जो एनिमल वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज करा था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बहुत कैजुअल अप्रोच अपना रखी है, कि फॉरेस्ट फायर में वो ये नहीं सोचते हैं कि जो बेजुबान जानवर जो मिल रहा है, आप देख रहे हो ये बेचारा फंस गया है, कैंगरू का बच्चा कितना प्यारा सा, है ना, और खड़े खड़े बस ये राख बन गया। इस पिक्चर ने बहुत बहुत सुर्खियां बटोरी थी श्रेया, बहुत ज्यादा। रो रहे हो श्रेया? ये देखो, अब ये बेचारे कैंगरू जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं, उधर का आई थिंक नेशनल एनिमल है ये, है ना। और ये जब आग लगती है तो इसके लिए बताओ कैंगरू रिस्पॉन्सिबल है कि इंसान रिस्पॉन्सिबल है? मतलब ये बेसिकली हो किसकी वजह से रहा है? दुनिया में जो आग लग जाती है, ड्रॉट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, इंसान ही ना अल्टीमेटली। कैंगरू ने तो जाकर माचिस की तीली से आग लगाई नहीं। कैंगरू नोटोरियस होता है लेकिन इतना भी नहीं। तो सफर ये क्यों करें? दुनिया का सवाल ये था कि ये क्यों सफर करे। बहुत प्यारा एनिमल होता है ये, और फ्रेंडली होता है, काफी ज्यादा हार्म नहीं करता है आपको। हाँ लेकिन बॉक्सिंग करने लग जाता है उछल उछल के, अगर चिढ़ जाए ना, तो आप कभी भी देखना इसको, उछल उछल के ना बॉक्सिंग करने लग जाता है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आग जंगलों में कम लगाएं, अपने अंदर ज़्यादा लगाएं। थैंक यू।